बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन चार अहम पॉइंट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि पंजाब में स्टैंप ड्यूटी 2% से 1% की गई थी, उसका फॉर्मल नोटिफिकेशन आ गया है। अब अगर आप कोई ज़मीन ख़रीदते हैं तो उस पर स्टैंप ड्यूटी 1% लागू होगी। इसमें बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या एग्रीकल्चरल लैंड्स यानी देहातों में जो ज़मीनें हैं उन पे भी यही टैक्स अप्लाई होगा। तो जनाब नोटिफिकेशन की अगर आप वर्डिंग देखें तो उसमें लिखा है अर्बन प्रॉपर्टीज़। अगर उसको सामने रखें तो फिर ये सिर्फ शहरी इलाकों के लिए आया है, देहाती इलाकों पे इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। अब इसमें अहम सवाल ये है कि क्या ये 1% कमी ये काफ़ी है, इसमें बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट आएगी? तो जनाब ये नाकाफ़ी है। उसकी वजह ये है कि सूबाई हुकूमत पहले ही आपसे 3% टैक्स ले रही थी, 2% स्टाम्प ड्यूटी, 1% बल्दिया, उसको 3 से इन्होंने कम करके 2% कर दिया। लेकिन वफाकी हुकूमत आपसे ले रही है 11% टैक्स अगर आप नॉन फाइलर हैं, 4% गेन टैक्स और 7% एडवांस टैक्स। वो वहीं का वहीं है, उसमें कमी नहीं आई। अलबत्ता अगर आप फाइलर हैं तो फिर आपने 2% गेन टैक्स, 2% एडवांस टैक्स देना होता है। अब लोग क्या करते हैं? लोग ये करते हैं कि उस टैक्स में बचत के लिए, यानी जो एडवांस टैक्स है 7%, उसको 2% करने के लिए फाइलर बन जाते हैं। अब दूसरा मेरा अहम टॉपिक ये है कि क्या आपको फाइलर बनना चाहिए? तो जनाब आपको बिल्कुल फाइलर बनना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप फाइलर बन रहे हैं, यानी आप जायदाद खरीदने लगे हैं उस वक्त आप फाइलर बन जाते हैं, तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप उस वक्त भी बन सकते हैं, आपको बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बनते हैं वो तरीका दुरुस्त नहीं है। आप उस वक्ती फ़ायदे के लिए फाइलर बनते हैं, आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, वो प्रॉपरली फाइल नहीं की जाती, उसमें ना आप अपने सारे एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, ना बैंक अकाउंट सारे शो करते हैं, ना आप अपनी लाइबिलिटीज़ उन पे वादे करते हैं, ना आप अपनी इनकम और सोर्स ऑफ इनकम बताते हैं। उससे होता ये है कि वक्ती आपको तो फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन लेटर ऑन जब आपका कभी ऑडिट हो जाए या आप नेक्स्ट रिटर्न्स फाइल करने जाएं, उसमें आप कोई इजाफी प्रॉपर्टीज शो करें तो आपके लिए ट्रबल बन जाएगी। अब उसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका यही है कि जब आप फाइलर बने तो प्रॉपरली टैक्स प्रैक्टिशनर्स के पास जाएं, वो आपके लिए टैक्स फाइल करें, रिटर्न्स फाइल करें, एनटीएन बना के दें, ताकि आप बिल्कुल सेफ हों। ऑनवर्ड नेक्स्ट ईयर जब आप रिटर्न्स फाइल करें तो आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। मैं खुद टैक्स प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता, लेकिन ये मुझे पता है कि जिस तरीके से आप लोग वक्ती फ़ायदे के लिए कर रहे हैं ये कतई आपके लिए ठीक नहीं है, ये कल को आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित होगा। इसलिए आप ये बचत ज़रूर लें, लेकिन प्रॉपर तरीके से लें ताकि फ्यूचर में आप प्रॉब्लम से बच सकें। अब जनाब एक इंतहाई अहम नुक्ता मज़ीद इसमें ये है, वो है डीसी रेट लिस्ट। आपको पता है एक सरकारी रेट लिस्ट मौजूद होती है, डीसी रेट लिस्ट भी होती है, एफपीआर रेट लिस्ट भी होती है, लेकिन हम डीसी रेट लिस्ट की बात कर रहे हैं। ये रेट लिस्ट हर इलाके का एक रेट आपको जारी करती है, जिससे कम आप रेट नहीं लिख सकते। बदकिस्मती से ये रेट लिस्ट जो तैयार करने वाले हैं वो बैठे हैं इस्लामाबाद से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, रावलपिंडी से देते हैं या लाहौर से देते हैं। उन्हें लगता है जिस तरह इस्लामाबाद की सड़कें हैं 200, 300, 400 फुट चौड़ी कारपेटेड रोड है, तो शायद पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। बुलंद इमारतें उधर देखते हैं, सड़कों पे वीआईपी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप राजनपुर में भी अगर जाएंगे तो इसी तरह की सड़कें मिलेंगी। तो जनाब ऐसी सिचुएशन नहीं है। राजनपुर में, जेलम में, मंडी बावलदीन, गुजरात में 40 फुट 30 फुट की सड़कें हैं, जो मेन सड़कें भी हैं आपकी, और वो भी टूटी हैं, उनमें खड्डे हैं 2-2 फुट के। बारिशें होती हैं तो पानी खड़ा होता है, 2 हफ्ते लगते हैं पानी खुश्क होने में। इस दौरान में नई बारिश हो जाती है, तो मतलब ये कि पूरा साल उधर पानी खड़ा रहता है। बारिश का ना हो तो नालियों का पानी आ जाता है, गटर उबल रहे होते हैं। जनाब आप उधर रेट लगाते हैं, कमर्शियल रेट 30 लाख, 40 लाख, 50, 60, 70 लाख रुपए मरला, जो हरगिज एक्चुअल रेट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। एक प्रॉपर्टी जो एक्चुअली 2 करोड़ की है, आप उसका सरकारी रेट लगा देती हैं 6 करोड़। आपको टैक्स फिर देने पड़ते हैं 6 करोड़ के हिसाब से, जो हरगिज प्रॉपर टैक्सेस नहीं है। एक तो आप ज्यादती करते हैं बायर के साथ, आपने उससे इजाफी टैक्सेस लिए, फिर उससे झगड़ा पैदा होने का इम्कान होता है क्योंकि रजिस्ट्री में 6 करोड़ लिखा हुआ है।
ایکچول قیمت دی جا رہی ہے 2 کروڑ، پھر ساتھ میں اور اس میں ایک آپ جو غلط پالیسی پھر بنائی ہے، ویسے وہ ٹھیک پالیسی ہے لیکن آپ کی ان پالیسیوں کو سامنے رکھ کے جب دیکھا جائے وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ثبوت آپ نے دینا ہے جو پیمنٹ آپ نے کی. اب پیمنٹ آپ نے کی ہے 2 کروڑ، آپ کو کہاں سے ثبوت دیں 6 کروڑ کے؟ کیونکہ رجسٹری نہیں ہوتی جب تک آپ 6 کروڑ کا ثبوت نہ دیں، وہ ثبوت آپ کے پاس ہوگا نہیں. یعنی بینک کا ثبوت آپ نے دینا ہے کہ 6 کروڑ آپ نے دیا ہے. وہ جب آپ ثبوت نہیں دیں گے تو آپ سے 5% اور ٹیکس آپ سے لیا جاتا ہے ثبوت نہ دینے کے باعث. یا آپ کو کہتے ہیں آپ ثبوت لے آئیں، ثبوت کدھر سے لائیں؟ 6 کروڑ کہاں سے ادا کریں؟ وہ پھر لوگوں کو ادھر جعلی طور طریقے اپنانے پڑتے ہیں، جعلی سینس میں کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 2 کروڑ ایک بار جمع کروایا، پھر نکلوا کے پھر وہی 2 کروڑ کروایا. اب یہ کھیلنے والی بات ہے، یہ ہرگز پالیسی ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ اس حد تک ٹھیک ہے کہ آپ کو ثبوت دینا چاہیے پیمنٹ کا، لیکن آپ پھر پہلی پالیسی ٹھیک کریں، ڈی سی ریٹ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے. اب یہاں ان باتوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب یہ پالیسیز بناتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بزنس فرینڈلی پالیسیز بنانی ہے. آپ نے فارن یعنی اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی ہے. ان پالیسیز کے ساتھ تو وہ نہیں ادھر انویسٹمنٹ کرنے والے. جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جناب پورا جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہے، کر ہم کچھ نہیں ہے، دکھا ہم کچھ نہیں ہے، تو جناب اوورسیز پاکستانیز ہرگز ادھر انویسٹ نہیں کریں گے. اوورسیز نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے جو لوکل ادھر حکمران ہیں جو خود یہ پالیسیز بنا رہے ہیں، وہ جب ادھر سے لوٹ مار کر کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ خود ادھر لگانے پہ تیار نہیں ہے. وہ اپنا پیسہ دبئی لے جاتے ہیں یا لندن میں جا کے فلیٹس خرید لیتے ہیں، وہ ادھر پیسہ نہیں لگاتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پالیسیز ٹھیک نہیں ہے. یہ جب تک آپ پالیسیز کو پازیٹیو نہیں کریں گے، جو اوورسیز پاکستانی وہی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو جو ہیں ہی فارنرز انہوں نے کیا ادھر انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور فارن انویسٹمنٹ جب تک ملک میں نہ آئے تو ملک گرو نہیں کرتا. آپ کے سامنے ہے انڈیا تیزی سے فلرش کر رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. پرویز مشرف کے دور میں یہاں بھی فارن انویسٹمنٹ آ رہی تھی، اچھی آ رہی تھی، اس کا سلسلہ رک گیا ہے. زرداری دور میں رک گیا، نواز شریف دور میں رک گیا، عمران خان کے دور میں ویسے ہی کرونا آ گیا، انویسٹمنٹ کہیں بھی پوری دنیا میں نہیں ہوئی. تو جناب اس انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنی پالیسیز وہ پازیٹیو کرنی پڑے گی. ٹیکس میں جہاں کمی ضروری ہے وہیں ڈی سی ریٹ، اس میں ایکچول ریٹس کی ریفلیکشن انتہائی ضروری ہے. یہ ریٹس لگا کے آپ انویسٹمنٹ اٹریکٹ نہیں کر سکتے.